हाय गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड कैसे हैं आप सब। चलिए आ जाइए जल्दी से क्लास ज्वाइन कर लेंगे, उसके बाद हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट करेंगे। ओके, एक बार कमेंट बॉक्स में हाय हेलो लिख देंगे। गुड मॉर्निंग सुमित्रा। क्लियर कर दीजिएगा, वॉइस पीपीटी क्लियर है। ओके गुड। गुड मॉर्निंग अंजलि। गुड मॉर्निंग सोनिया। आ जाइए सभी लोग जल्दी से ज्वाइन करें और उसके बाद हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट करेंगे। तो आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है एंड आप लोग कैसे हैं ना। जब स्वस्थ शरीर स्वस्थ मन होगा तभी तो स्वस्थ मस्तिष्क में क्या होगा, ज्ञान का वास होगा। ओके, चलिए आ जाइए जल्दी से। पढ़ाई कैसी चल रही है आप सबकी। गुड मॉर्निंग साबा हुसैन। ओके गुड अंजलि। कल के सेशन में अगर किसी भी स्टूडेंट का कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। ओके, ख्याल रखिएगा सुमित्रा अपना, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है तो बीमार होना स्वाभाविक सभी को हो सकते हैं। थोड़ा बहुत हेल्थ इश्यूज रहेंगे क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है। ओके, गला खराब सर्दी जुकाम ये सारी चीजें रहेंगी। मेरा ही गला खराब है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के सेशन को। वेलकम टू सेशन, वेलकम टू फिलर फॉर्म। मैं अतुल कुमार आप सबका आज के सेशन में स्वागत करता हूँ। तो आज हम लोगों को देखना है पंडिता रमाबाई। पंडिता रमाबाई जो एक नारीवादी थिंकर है, और पंडिता रमाबाई को हम लोग क्यों पढ़ते हैं ये आपको जवाब देना है। तो पंडिता रमाबाई को हम लोग क्यों पढ़ते हैं, चलिए बताइए। आंसर दीजिए, कुछ भी दीजिए, चाहे गलत चाहे सही, जो भी आ रहा है वो बताइए, है ना। पंडिता रमाबाई के बारे में आप लोग क्या जानते हैं। अच्छा, समाज सुधारक है। ओके, चलिए सुमित्रा आप, साबा हुसैन, सोनिया, आप लोग बताइए। चलिए देख लेते हैं हम लोग। सोशल रिफॉर्मर अर्थात समाज सुधारक हैं। नारीवादी फेमिनिस्ट थिंकर हैं। और एक संस्कृत की विद्वान है। ओके, ये चीजें आपको इनके बारे में याद रखना। संस्कृत विचारक नहीं है,
देखिए सोनिया, संस्कृत विचारक अलग हो जाता है और संस्कृत विद्वान अलग हो जाता है। संस्कृत विचारक हो जाएगा कि वो संस्कृत में ही जानते हैं सब कुछ, है ना? तो ये चीज गलत ही है। गुड मॉर्निंग करिश्मा। तो इतना याद रखना है, संस्कृत विद्वान है, नारीवादी विचारक हैं और समाज सुधारक हैं। ओके, ये चीजें आपको याद रखना है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं इनकी कुछ इंपोर्टेंट वर्क अर्थात बुक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से कई बार पूछा गया है। जैसे द हाई कास्ट हिंदू वुमेन 1887 1887 में, द हाई कास्ट हिंदू वुमेन में इस पुस्तक में उन्होंने कहा था कि महिलाओं का शोषण जो उच्च वर्ग की महिलाएं होती हैं उनका शोषण निम्न वर्ग की महिलाओं की भांति ज्यादा होता है। अगर कंपेयर किया जाए तो उच्च वर्ग की महिलाओं का शोषण ज्यादा होता है। कैसे होता है? अगर देखा जाए, आप भी अगर अपने चारों तरफ देखते होंगे तो उच्च वर्ग की जो बड़े बड़े लोग होते हैं, अमीर होते हैं, है ना, तो उनमें क्या होता है, महिलाएं घरों से बाहर ज्यादा तो निकलती नहीं है और घर के अलावा वो किसी दूसरे से बात करती नहीं है, राइट? और घर के अंदर उनके पति द्वारा जो भी शोषण किया जा रहा है उसके बारे में वो किसी को बता नहीं पाती, राइट? तो उनका शोषण ज्यादा होता है। और जो गरीब होती है, निम्न वर्ग की होती है, मजदूर होती है वो महिला, वो अपने शोषण के बारे में अपनी सखी सहेलियों से भी कह सकती है क्योंकि वो समाज में उठती बैठती रहती है, राइट? अपने आस पड़ोस में बैठती रहती है तो वो बता सकती हैं। लेकिन जो उच्च वर्ग की महिलाएं हैं वो नहीं बता पाती। जैसे मान लीजिए किसी अपार्टमेंट में रहती हूँ, है ना, आस पास में बगल वाले भी नहीं बोलते हैं एक दूसरे से, राइट? पड़ोसी भी नहीं बोलते हैं, उन्हें पता नहीं तुम्हारे यहाँ क्या हो रहा है, हमारे यहाँ क्या हो रहा है, राइट? तो वो लोग एक दूसरे के बारे में नहीं जानते और उनके पति द्वारा शोषण किया जा रहा है तो वो किसी से कह भी नहीं सकती। ये चीज उन्होंने कही है। ओके, राधे राधे गुड्डू। मैं ठीक हूँ गुड्डू, बस गला थोड़ा बहुत खराब है क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है तो सर्दी जुकाम तो रहेगा ही। चलिए अगली पुस्तक है स्त्री धर्म नीति। इसमें स्त्री के धर्म के बारे में बात की जाती है। धर्म नीति मतलब महिलाओं को कैसे रखा जाए, क्या किया जाए, इसके बारे में बात करते हैं। अगला है द क्राई ऑफ इंडियन वुमेन। क्राई ऑफ इंडियन वुमेन में इसमें भी इन्होंने महिलाओं के बारे में ही कहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ इंपोर्टेंट है द हाई कास्ट हिंदू वुमेन। ओके, ये पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इन तीनों पुस्तक के बारे में आपको याद रखना है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं इनका परिचय क्या है, इनका इंट्रोडक्शन क्या है, इनका जन्म कहाँ हुआ, क्या करती हैं, ये चीजें हम लोग यहाँ देख लेंगे। ओके, गुड मॉर्निंग पूजा। पंडिता रमाबाई को न केवल एक प्रतिष्ठित समाज सुधारक माना जाता है बल्कि एक समाज सुधारक के साथ साथ एक क्या है, आधुनिक भारतीय इतिहास की पहली नारीवादी महिला है, जो हमने आपको स्टार्टिंग में बताया। गुड मॉर्निंग पूजा। जो हमने आपको पहले स्टार्टिंग में ही बताया है, जिन्होंने क्या कहा था, सिर्फ इनके विचार नारीवाद पर हैं आधारित समाज सुधारक समाज में जो महिलाओं की स्थिति है उसके बारे में ये बात करती हैं और महिलाओं की मुक्ति के लिए संघर्ष करती हैं। मतलब महिलाएं पहले क्या है, महिलाएं पुरुषों की दासी कहा जाता था, तो उनके लिए ये लड़ती हैं क्योंकि ये भी एक ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ था और इन्होंने वो अत्याचार देखा था। इसीलिए इनके पिता ने इनको संस्कृत का बहुत अच्छा ज्ञान प्राप्त करवाया है, मतलब शिक्षा दी है, और फिर इन्होंने एक संस्कृत विद्वानी बनी जिसके लिए उन्हें क्या दिया गया उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इनको जो पंडिता की उपाधि मिली है वो संस्कृत विद्वान के कारण ही मिली है। ओके, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा द्वारा दी गई है। चलिए आगे देख लेते हैं। उनका जन्म अनंत शास्त्री में हुआ था, जो 1858 में उदार ब्राह्मण परिवार की थी। उनके माता पिता की मृत्यु के बाद कलकत्ता, अब इसे प्रेजेंट टाइम में कोलकाता कहते हैं, सभी महिलाओं के लिए बात करती हैं। ओके, लेकिन उन्होंने ये बात कही है कि लेकिन सबसे ज्यादा शोषण जो हुआ है वो हाई कास्ट में हुआ है क्योंकि वो समाज में किसी से मिलती नहीं है और उनका शोषण होता रहता है, वो किसी से कह नहीं पाती। ओके, कुछ विद्वान पंडितों के समक्ष व्याख्यान के दौरान इन्होंने औपचारिक निमंत्रण में शामिल हुई, है ना। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, संस्कृत शास्त्रों के गहन अध्ययन एवं ज्ञान की वजह से इनको एक सरस्वती का शीर्ष अर्थात टाइटल दे दिया गया और इन्हें ज्ञान की देवी भी कहा जाता है।
सरस्वती अर्थात ज्ञान की देवी। अब यहाँ से क्वेश्चन जो आपका बन सकता है, पूछ सकते हैं कि सरस्वती क्या है? तो ज्ञान की देवी। ओके, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। रमाबाई ने जाति प्रतिबंधों को नजरअंदाज किया, मतलब किसी भी प्रकार की जाति को खत्म किया, मतलब किसी भी प्रकार की जाति को नहीं मानते हैं, ठीक है। कास्ट को इग्नोर किया और शूद्र वर्ण अर्थात निम्न जाति के व्यक्ति विपिन बिहारी मेधावी से शादी उन्होंने एक अपने से निम्न स्तर के व्यक्ति से शादी की है। 19 महीने तक वो सुखी वैवाहिक जीवन जीने के बाद पति की मृत्यु हो जाती है और फिर उनकी एक बेटी होती है मनोरमा, ठीक है। एक छोटी सी बेटी है जो मनोरमा होती है। बाद में ये लोग जाते हैं ईसाई धर्म भी अपना लेते हैं, उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। ओके, तो इन्होंने इस जो विवाह किया था विपिन बिहारी मेधावी से, तो इन्होंने ये दिखाया था कि कभी भी कोई जाति इशू नहीं है, तो जाति को इग्नोर किया था। ओके, क्लियर है यहाँ तक? अब हम लोग देख लेते हैं कि नारीवादी वचन क्या है, नारीवाद के बारे में, फेमिनिज्म के बारे में ये क्या कहती है। तो फेमिनिज्म के बारे में इन्होंने सबसे पहला नारीवादी संगठन बनाया, जिसे हम कहते हैं आर्य महिला सभा। आर्य महिला सभा। ओके, आर्य महिला सभा बनाया, जिसे 1881 में पुणे में। तो यहाँ याद रखिएगा, यहाँ से कंफ्यूजन क्या होगा कि आर्य सभा किसने बनाई, तो आर्य महिला सभा किसने बनाई? वो नारीवादी थिंकर पंडिता रमाबाई ने 1881 में पुणे में बनाई। ओके, क्लियर है यहाँ तक? अगला पॉइंट देख लेते हैं। इसके अलावा उन्होंने भारत में विधवाओं के घरों के लिए ब्रिटिश समर्थन की तलाश भी की। ये इंग्लैंड भी गई। इंग्लैंड में जाने के बाद वहां से इन्होंने ब्रिटिश महिलाओं के लिए कुछ समर्थन अर्थात कुछ आर्थिक सहायता के लिए गई और भारतीय महिलाओं का रोना वहाँ लिखा। और वहाँ जो पब्लिश होते थे पेपर्स एंड आर्टिकल, उनमें भारतीय महिलाओं के रोने के बारे में लिखा कि वहाँ महिलाओं की दशा कैसी है, महिलाओं का उत्पीड़न होता है, कि कम उम्र में शादी कर दी जाती है, मार्शल उत्पीड़न होता है, विधवा वन के माध्यम से भारतीय महिलाओं के उत्पीड़न का विवरण। मतलब एक जब महिला क्या होती है, विधवा हो जाती है, तो उसको एक गलत नज़र से देखने लगते हैं कि भाई अगर मान के चलो कोई उसका सुबह चेहरा देख ले तो क्या कहा जाता है, अरे हमारा दिन खराब जाएगा, राइट। लेकिन जहाँ एक पुरुष का जो विधवा हो उसका तो नहीं देखा जाता है और उसकी तो दूसरी शादी भी कर दी जाती है। महिलाओं को किसी प्रकार की शादी नहीं होती थी एक बार विधवा होने के बाद। तो इन्होंने कहा कि ये भेदभाव जो है भारत में, उसे हमें खत्म करना है। तो ब्रिटिश समर्थन की ये तलाश में गई, इंग्लैंड में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 1883 में उन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया और अपनी बेटी का नाम मैरी रख लिया। अपना नाम मैरी और अपनी बेटी के साथ रहने लगी। ठीक है, मैरी राम रख लिया था इन्होंने अपना नाम। अब इसके बाद ये चीज याद रखिएगा, यहाँ 1883 में इन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया। ओके, इंग्लैंड में ज्यादा समर्थन इन्हें मिला प्राप्त तो नहीं होता है, लेकिन एक क्या होता है कि अमेरिका जब जाती हैं 1886 में पेंसिल्वेनिया के महिला मेडिकल कॉलेज में निमंत्रण पर संयुक्त अमेरिका चली जाती हैं और वहाँ अपनी चचेरी बहन आनंदीबाई जोशी के स्नातक समारोह में शामिल होती है। उसमें शामिल होने के बाद वह अमेरिका की यात्रा करने वाली पहली भारतीय चिकित्सक बनती हैं और पहली भारतीय महिला थी जो चिकित्सक बनी थी, उनकी बहन आनंदीबाई जोशी। अब जब अमेरिका में उन्होंने देखा कि महिलाओं को इतना अच्छा सपोर्ट मिलता है कि महिलाएं अपना जो भी करना चाहें वो कर सकती हैं, लेकिन उन्होंने अब देखा कि इंग्लैंड से कोई सहायता ना मिली, तो फिर वो उन्होंने अमेरिका में अपना कार्यक्रम स्टार्ट किया, महिलाओं के बारे में आवाज उठाई। आवाज उठाने के बाद वह अमेरिकन आइडलिस्ट ऑफ फ्रीडम एंड लिबर्टी से प्रेरित हुई। इसीलिए उन्होंने क्या कहा कि हाई कास्ट हिंदू वुमेन प्रकाशित की। अब यहाँ से पूछ ले सकते हैं कि हाई कास्ट हिंदू वुमेन पुस्तक प्रकाशित की, वह कहाँ से प्रेरित थी जिस वजह से उन्होंने ये पुस्तक प्रकाशित की? तो याद रखिएगा, अमेरिकन आइडियल ऑफ फ्रीडम एंड लिबर्टी से प्रभावित थी। अब उसमें क्या था, फ्रीडम एंड लिबर्टी में किसी प्रकार का लिंग भेद नहीं था अमेरिका में, तो उससे ये बहुत प्रभावित थी और यही चीज वो
इंडिया में भी अपनाना चाहती थी। तो भारत में महिलाओं की स्थिति को अवंचित और हीन के रूप में समालोचना था। मतलब भारत की महिलाओं का उन्होंने थोड़ा बहुत देखा कि भाई यहाँ तो बहुत बुरी स्थिति है, तो इसे हमें सही करना होगा। ओके, तब उन्होंने यूनाइटेड से वित्तीय सहायता मिलती है और 1889 में भारत में लौटती हैं। लौटने के बाद बम्बई में उच्च जाति विधवाओं के लिए एक धर्मनिरपेक्ष आवासीय विद्यालय बनाती हैं, जिसका नाम शारदा सदन होता है। अब यहाँ चीज समझने योग्य है कि शारदा सदन किसने बनाया, कब खोला, तो 1889 में शारदा सदन पंडिता रमाबाई द्वारा बनाया गया। किसके लिए बनाया गया, ये भी क्वेश्चन यहाँ से बनता है। तो याद रखिएगा, बम्बई में उच्च जाति की महिलाओं की विधवाओं के लिए एक धर्मनिरपेक्ष आवासीय विद्यालय बनाया गया, जिसमें किसी भी धर्म की महिला हो, अगर वो विधवा है तो वो शारदा सदन आ सकती है। ओके, क्लियर है यहाँ तक सभी को? एक बार थम्स अप दीजिए और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है प्रतिसत्तात्मक अर्थात पैट्रियार्की, अर्थात पुरुष प्रधान समाज की आलोचना करती हैं, है ना। पंडिता रमाबाई की जो हिंदू हाई कास्ट वुमेन है, उसमें क्या नारीवादी मैनिफेस्टो माना जाता है इसे। तो अगर पूछ लिया जाए कि फेमिनिस्ट मैनिफेस्टो किसे कहा जाता है, तो हाई कास्ट हिंदू वुमेन या हाई कास्ट वुमेन को क्या कहा जाता है, नारीवादी मैनिफेस्टो, जिसमें उन्होंने हिंदू स्त्री की आलोचना की। हिंदू स्त्री की आलोचना की, क्या की, कि वो ये समझती हैं महिलाएं कि पुरुष ही अच्छे समाज को अच्छी तरह से चला सकते हैं, समाज को अच्छी तरह से या परिवार को अच्छी तरह से चला सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ओके, ये चीज याद रखिएगा। तो उन्होंने पुरुष प्रधान समाज की आलोचना की है, कहा है कि भाई हाई कास्ट वुमेन विडो के बारे में बात करती है। यस यस गुड्डू, ठीक है। तो पुरुष प्रधान समाज के बारे में भी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि स्त्रियां भी एक परिवार की मुखिया बन सकती हैं और राज भी कर सकती हैं, राइट। तो ये चीज आपको याद रखना है। अगर देखा जाए तो जिन परिवारों में पुरुष ना हो तो महिलाएं मुखिया रहती हैं, लेकिन उस समय जब पंडिता रमाबाई थी, तो उस समय क्या था कि पुरुषों को ही उच्च माना जाता था और उसकी इन्होंने आलोचना की है। ओके, क्लियर है यहाँ तक? अगला पॉइंट है, आर्य महिला सभा कब बनाया गया, तो 1882 में, जिसकी स्थापना पुणे में हुई। मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुका हूँ, ठीक है। क्योंकि इसकी शाखाएं देसी महिलाओं के बीच शिक्षा को बढ़ाना था और बाल विवाह को हतोत्साहित मतलब डिमोटिवेट करना था, डिस्करेजमेंट करना था। ओके, क्लियर, ये चीज याद रखिएगा। अब अगला आता है, रमाबाई ने प्राचीन वैदिक साहित्य की शिक्षा से जुड़कर भारतीय समाज की सूक्ष्म प्रतिसत्तात्मक अर्थात पैट्रियार्की से संबंधित उन्होंने जो संरचना है उसको उजागर किया कि भाई कैसे समाज में पुरुष प्रधान समाज महिलाओं का शोषण कर रहा है। प्राचीन काल में लोगों को उनके काम योग्यता के अनुसार 4 जातियों में बांटा गया, है ना। तो ये सब जाति संबंध उन्होंने खत्म किए, भेदभाव ये सारे खत्म किए, लिंग आधारित जातियों को भी समाप्त किया कि भाई महिला पुरुष ये सब चीजें खत्म की, ठीक है। और उन्होंने यहाँ तक की कहा कि समाज में एक महिला के लिए सर्वोच्च स्थिति क्या है, सौभाग्यवती थी। सौभाग्यवती क्या है, जिसका पति जीवित है और बेटियों की बजाय बेटों की माँ हो। सौभाग्यवती हिंदू समाज में या फिर समाज में किसको माना जाता है, उन महिलाओं को माना जाता है सौभाग्यवती जिनकी पति जिंदा हो और बेटियों की जगह बेटे हों, उन्हें सौभाग्यवती माना जाता है। तो इन्होंने कहा ये सारी चीजें गलत है ना। तो इनके बारे में इन्होंने आलोचना की। अगर आज के टाइम देखा जाए, कोई भी नई महिला की शादी होती है और फिर उसके बच्चे होते हैं, और बच्चे होने के बाद अगर वो बेटी को जन्म देती है, तो उसके परिवार में उसके माँ बाप अर्थात सास एंड उसके ससुर जी जो भी हों, तो वो लोग उसको एक अलग ही दृष्टि से देखते हैं कि इन्होंने बेटी को जन्म दिया। भाई ये सारी चीज़ें नेचुरल हैं, इनमें कोई भेदभाव तो है नहीं, है ना। लेकिन समाज कहीं ना कहीं इन चीज़ों को धीरे धीरे अब सुधारता चला जा रहा है, राइट।
चलिए, साबा हुसैन इन्होंने सारे धर्मों की बात की है, किसी भी प्रकार का कोई धर्म से वो नहीं है, सारे धर्मों के लिए इन्होंने उच्च जाति के लिए, सारे धर्मों के लिए एक शारदा सदन बनाया था, जिसमें कोई किसी भी धर्म की महिला अगर विधवा हो, तो वो शारदा सदन में आ सकती है। ओके? चलिए, आगे बढ़ते हैं। अब आता है मनुस्मृति में बाल विवाह की उम्र को 18 से 12 कर दिया, जो बाल विवाह को बढ़ावा दे रहा था। तो इसका भी वो उन्होंने विरोध किया है। मनुस्मृति में जो बाल विवाह को 18 से 12 कर देते हैं, तो इन्होंने कहा ये बाल विवाह को बढ़ावा देती है। ठीक है? कि भाई पहले छोटे थे, अब बड़े हो गए, अब विवाह कर दीजिएगा। ओके? तो इन्होंने मनुस्मृति की भी आलोचना की है। अगला पॉइंट है, संपूर्ण भारत में विधवा को अपशगुन माना जाता है, वहीं विधुरों को ऐसा नहीं माना जाता है। तो विधवा होती है महिला, विधुर होता है पुरुष। तो इन्होंने ये बात कही है कि जब महिलाओं को अपशगुन माना जाता है, तो पुरुषों को क्यों नहीं? अगर पुरुषों को नहीं माना जाता है अपशगुन, तो महिलाओं को क्यों? महिलाओं को नहीं मानना चाहिए अपशगुन, इन्होंने कहा। जब पुरुषों की शादी होती है और महिला खत्म हो जाती है, मतलब अगर किसी कारणवश मृत्यु हो जाती है, तो पुरुष दूसरा विवाह कर लेते हैं, तो महिला ऐसा क्यों नहीं कर सकती? इन्होंने ये चीज कही है। भाई ऐसा होना चाहिए, वो भी आखिर मानव है ना, वो भी ये चीजें समझनी चाहिए। उन्होंने कहा अगर आप लिंग के आधार पर, जेंडर के आधार पर भेदभाव करेंगे, तो ये गलत है। ओके? अब अगला आता है, उन्होंने पंडिता रमाबाई ने कहा कि उच्च जाति महिलाएं 3 आवश्यकता बताई। क्या बताई? कि महिलाएं अपने आप को आत्मनिर्भर करें, शिक्षित करें एवं कार्यकुशलता, स्किल डेवलपमेंट करें। अगर ये तीनों चीजें होंगी महिलाओं में, तो उन्हें समाज में किसी की ओर या किसी की तरफ झुकने की आवश्यकता नहीं होगी। इसलिए आज क्या होता है, आज महिलाएं ज्यादा शिक्षा में आगे हैं, राइट? और अच्छा परफॉर्मेंस भी दिखा रही है, राइट? हर क्षेत्र में अगर देखा जाए तो महिलाएं हैं। तो महिलाओं से उन्होंने कहा है कि आत्मनिर्भर बने, शिक्षित हो, कार्यकुशल हो, तभी कुछ होगा। ओके? सेल्फ रिलायंस, एजुकेशन एंड एफिशिएंसी। अगला पॉइंट है, उन्होंने कहा कि संस्कृत साहित्य की सभी पवित्र पुस्तकें क्या है, हिंदू धर्म में जितनी भी संस्कृत साहित्य की पुस्तकें हैं, वो बाल विवाह, बहु विवाह एवं जबरन वैधव जैसी महिलाओं के बारे में घृणित भावनाओं को साझा करती हैं, जो भारत में सबसे बड़ी सामाजिक बुराई का गठन करती है। तो इन्होंने कहा है कि जो संस्कृत साहित्य की जितनी भी पुस्तकें, क्योंकि ये संस्कृत विद्वान थी और इन्होंने पढ़ रखा था सब कुछ, तो इन्होंने कहा कि भाई जितना भी संस्कृत में साहित्य लिखा हुआ है, वो सब कहीं ना कहीं एक सामाजिक बुराई के ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है? मैंने आपको मनुस्मृति पढ़ाया था, तो उसमें क्या था कि ब्राह्मण 2 प्रकार के थे वहाँ, जिनका ध्यान लगता था वो ध्यान लगाते थे, और जिनका ध्यान नहीं लगता था, उन्होंने ग्रंथ लिख दिए, और ग्रंथ लिखे तो उसमें सब कुछ अच्छा-अच्छा अपने बारे में लिखा, है ना? कि महिलाएँ दासी होंगी, क्यों दासी होंगी? क्योंकि उनको भी फ़ायदा है, इसलिए उन्होंने लिखा। तो जितने भी अगर देखे जाएँ, तो उनका कहना सही है कि साहित्य, संस्कृत साहित्य अधिकतर सामाजिक बुराई पर लिखे गए हैं। ओके? हाँ, अग्नसुता में भी है, मनुस्मृति में भी है। चलो, आगे बढ़ें। अब आता है जेंडर जस्टिस एंड सिविल राइट के बारे में बात करती हैं रमाबाई की पुस्तक स्त्री धर्म नीति, जिसमें क्या है, अनपढ़ और अज्ञानी महिलाओं को आत्मनिर्भर एवं स्वशिक्षा के माध्यम से खुद को फिर से स्थापित करने की बात करती है। स्त्री धर्म नीति जो पुस्तक है, उसमें उन्होंने महिलाओं को एक आत्मनिर्भर बनाया, तथा अज्ञानी महिलाओं को ज्ञान, शिक्षा, स्वशिक्षा के माध्यम से खुद को स्थापित करने की बात की है। भारत की महिलाओं को पसंद से शादी करने की सलाह देने के लिए एक मार्गदर्शक साबित होगा कि भारतीय महिलाएं जो भी हैं, वो अपनी पसंद से शादी करें, है ना? जिससे भी करना है आप शादी करें, लेकिन पसंद आपकी ठीक होनी चाहिए, है ना? अगला है द क्राई ऑफ इंडियन वुमेन, इसमें लैंगिक न्याय की मांग करती है, जिसमें सुझाव देती हैं कि महिलाओं को शिक्षा प्रदान करना सबसे अच्छा उपाय होगा, क्योंकि उन्होंने बालिका विद्यालयों में महिला अध्यापकों की मांग की है। अब वो उन्होंने कहा है कि महिलाओं को शिक्षा प्रदान करें, लेकिन बालिका विद्यालय जो होंगी, उसमें क्या होगा,
महिला टीचर। ओके, ये चीज याद रखिएगा। तो अगर आपने देखा होगा जैसे विद्या भारती के स्कूल चलते हैं, महिलाओं के अलग, सॉरी लड़कियों के अलग और लड़कों के अलग चलते हैं, है ना। जो महिलाओं के होते हैं तो उसमें अधिकतर टीचर महिला ही होती है। ओके, क्लियर है यहाँ तक। अगला देख लेते हैं। उन्होंने कहा, प्रगति, प्रोग्रेस, इक्वलिटी एंड अपॉर्चुनिटी राष्ट्र के रूप में अमेरिका की प्रशंसा की और सभी प्रकार की नौकरियों में, अर्थात यहाँ एक चीज समझ लीजिएगा, जब वो अमेरिका गई थी अपनी महिला आनंदी, अपनी बहन अ, आनंदीबाई के उसमें फंक्शन में, तो वहाँ उन्होंने अमेरिका में देखा कि महिलाओं को समानता दी गई, नौकरी एवं संगठन अर्थात सार्वजनिक क्षेत्र में महिलाओं का प्रवेश था। तो उससे ही बहुत प्रभावित थी, इसलिए उन्होंने कहा प्रगति, समानता एवं अवसर, ये सारी चीजें महिलाओं के लिए होंगी। वह अंग्रेजों की आलोचक थी, अर्थात इंग्लैंड में उन्होंने इंग्लैंड की आलोचना की है, क्योंकि उन्होंने सती एवं बहुविवाह जैसे जघन्य अपराधों में ब्रिटिश गैर हस्तक्षेप की निंदा कर दी। कि जब भारत में सती प्रथा थी, बहुविवाह था, और इसमें ब्रिटिशों ने क्या किया, हस्तक्षेप नहीं किया, तो इसकी जो इंटरवेंशन नहीं किया उसकी आलोचना करती है कि ब्रिटिश सरकार को करना चाहिए था ये हस्तक्षेप, तभी कुछ होता। ओके, तो उनकी सोच क्या है, सुंदरता पश्चिमी की अच्छाई को स्वीकार करना और भारतीय समाज की कमी को महसूस करने में निहित है। मतलब जो भी पश्चिम अर्थात अमेरिका की सुंदरता है महिलाओं के प्रति, वो स्वीकार करना। ओके, इसलिए रमाबाई एक अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण वाली राष्ट्रवादी विचारक है। ओके, अब यहाँ से क्वेश्चन आपका ऐसे बन सकता है कि पंडिता रमाबाई असेसन रीजन में क्वेश्चन पूछ लेंगे। एक अंतरराष्ट्रीय, इंटरनेशनल अप्रोच है तथा ये एक राष्ट्रवादी विचारक है, बिल्कुल सही है। ओके, ये राष्ट्रवादी विचारक है एवं अंतरराष्ट्रीय दृष्टिकोण है। ओके, क्लियर है यहाँ तक। सोनिया क्या कह रही है, सती है कि सीता सावित्री मॉडल का कि मंडल का सपोर्ट किया है, समझ में नहीं आया क्या कह रही हैं आप। सती, सती एवं बहुविवाह का क्यों ये सपोर्ट करेंगी, है ना, उसका सपोर्ट नहीं करती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सॉरी अगला पॉइंट देखते हैं। 1919 में 1919 में ब्रिटिश सरकार ने भारतीय शिक्षा प्रणाली में उनकी विशिष्ट सेवा से उनको केसर ए हिंद पुरस्कार दिया है। यहाँ आपको ये कंफ्यूज करेगा, केसर ए हिंद पुरस्कार किससे करेगा, बाल गंगाधर तिलक से प्रभावित करेगा, मतलब कंफ्यूज करेगा। तो केसर ए हिंद पुरस्कार किसको मिला, पंडिता रमाबाई को। ओके, याद रखिए। अगला 1989 में भारत सरकार ने उनके नाम पर डाक टिकट भी जारी किया। ये डेट याद रखना, और इस डेट को क्या हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1882 में आर्य महिला समाज या आर्य महिला सभा की स्थापना की है। और अगला है, उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता उनकी पसंद की शादी से लेकर दूसरी जाति के व्यक्ति से और ईसाई धर्म में उसके धर्मांतरण से वास्तव में एक धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण के साथ उदारवादी नारीवादी के रूप में उनकी पहचान होती है। तो अब यहाँ एक चीज याद रखिएगा, ये कैसी है नारीवादी, तो लिबरल फेमिनिस्ट है। ओके, उदारवादी नारीवादी। ओके, ये चीज आपको याद रखनी है। क्यों है, क्योंकि आपको पता ही चला होगा कि इन्होंने धर्म किसी प्रकार की जाति नहीं मानी है, और इन्होंने धर्म में भी किसी प्रकार का अंतर नहीं माना है। ईसाई धर्म में इन्होंने अपना धर्मांतरण कर लिया था। ओके, बाद में अपना नाम मैरी राम रख लिया था। क्लियर है यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। उनके द्वारा प्रतिपादित नारीवादी एवं उदारवादी आदर्श अपने समय में भारतीय समाज के लिए क्रांतिकारी थे, और भारत में बाद की राजनीतिक सोच पर उनका जबरदस्त प्रभाव था। ठीक, वो उदारवादी भी थी और भारतीय समाज के लिए क्रांतिकारी भी थी, है ना। और राजनीतिक सोच पर उनका जबरदस्त प्रभाव पड़ा। अब राजनीतिक सोच पर कैसे प्रभाव पड़ा, नारीवादी, कि महिलाओं को भी स्वतंत्रता दी जाए। अब जब
कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है उसको तो मुद्दा चाहिए, मुद्दा मिल गया उसे नारी बात का, क्योंकि समाज में जब महिलाओं की बात होगी तो कहीं ना कहीं राजनीतिक सोच पर तो प्रभाव डालेगी, है ना, याद रखिए। क्लियर? चलो, यहाँ तक सभी को क्लियर है, आगे बढ़ा जाए। चलिए ओके। अब इनके कुछ इंपॉर्टेंट कोट्स हैं, इनको भी आप लोग याद रख लीजिएगा। तो कोट्स क्या है? एक जीवन पूरी तरह से भगवान के लिए समर्पित है, डरने के लिए कुछ नहीं, खोने के लिए कुछ नहीं, पछतावा करने के लिए कुछ भी नहीं। इसकी ये बात करती हैं, ये कोट आप याद रख लीजिएगा। लोगों को न केवल परमेश्वर के राज्य के बारे में सुनना चाहिए, बल्कि इसे वास्तविक संचालन में शायद छोटे पैमाने पर और अपूर्ण रूप से देखना चाहिए, लेकिन फिर भी एक वास्तविक प्रदर्शन। सेंट जॉन गोल्सेप के चौथे अध्याय को पढ़ने के बाद मुझे एहसास हुआ है कि क्राइस्ट वास्तव में दिव्य उद्धारकर्ता थे, और कोई भी नहीं बल्कि वह भारत की पद दलित महिलाओं को बदल सकता था, उनका उत्थान कर सकता था। इस प्रकार मेरा दिल धर्म की ओर आकर्षित हुआ, मसीहा अर्थात मसीहा के धर्म की ओर आकर्षित हुआ। इन्होंने जब ईसाई धर्म में ये अपना परिवर्तन कर नहीं थी, धर्मांतरण, तो उन्होंने सेंट जॉन गॉस्पेल के बारे में पढ़ा था, तब वहाँ से ये प्रभावित हुई और इन्होंने अपना धर्म चेंज कर लिया था, क्योंकि ईसाई धर्म में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं है महिलाओं और पुरुषों के अंदर। ओके, क्लियर है यहाँ तक? चलिए, अब कुछ क्वेश्चन है, इसका आपको जवाब देना है। तो पंडिता रमाबाई अवार्ड केसर ए हिंद गोल्ड मेडल इन, कब उन्हें केसर हिंद पुरस्कार मिला, ये आपको जवाब देना है। चलिए आंसर कीजिए। ओके, वेरी गुड, 1919 में। पंडिता रमाबाई वाज अकॉर्डिंग द टाइटल acquired द टाइटल पंडिता फॉर, किसके लिए उन्हें पंडिता का वो मिला, अवार्ड? चलिए बताइए। पंडिता का अवार्ड क्यों मिला और किसके लिए मिला? यस, वेरी गुड, बीइंग अ संस्कृत स्कॉलर। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा, पंडिता रमाबाई के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? चलिए आंसर दीजिए। वह एक ब्राह्मण परिवार में पैदा हुई, लेकिन बाद में बौद्ध धर्म ले लिया, तो ये तो गलत है। बौद्ध धर्म नहीं, ईसाई धर्म। ओके, द टेस्टिमनी ऑफ अवर इनएक्सहिबिटेबल ट्रेजर उनका पहला सार्वजनिक प्रवचन था, जो आध्यात्मिक उड़ीसा में था, तो ये भी गलत है, ये लास्ट था। ओके, अगला आता है, उनकी पुस्तक स्त्री नीति का उद्देश्य असहाय और अज्ञानतावश महिलाओं को परामर्श देना है, ये सही है। शारदा सदन में धर्मांतरण के आरोपों के कारण रमाबाई और हिंदू समाज सुधारकों के बीच एक बड़ी करार उत्पन्न हुई, ये भी सही है। ओके, तो ऑप्शन डी सही है, याद रखिए। तो आई होप अब आप लोगों को आज के सेशन में अच्छा लगा होगा। मिलते हैं हम लोग कल फिर, तो मिलेंगे हम लोग कल, और शाम को हो सकता है 8 PM हम लोग मिलेंगे। ओके, क्योंकि स्वास्थ्य सही नहीं है, तो 30 मिनट की क्लास करने में भी मेरी हालत बहुत ख़राब है। ठीक है, तो आप लोग रिवीजन करते रहिएगा और पढ़ते रहिएगा, है ना। तो हम लोग शाम के मिलेंगे 8 PM। चलिए, ओके, थैंक यू फॉर टुडे सेशन, वॉच एंड मोस्ट वेलकम।
सोनिया क्या कह रही हैं आप? तिलक की आलोचना की है। यस गुड्डू, आज मैं पीडीएफ भेजने की कोशिश करूंगा, सारी पीडीएफ डाल दूंगा। ओके। यस, तिलक की आलोचना की है उन्होंने। ओके।